हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 29 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और DGNCC मोबाइल एप्लीकेशन का पूरा नाम डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य है NCC कैडेट के ऑनलाइन प्रशिक्षण में उनकी मदद करना, जो प्रशिक्षण कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं। और इस एप्लीकेशन पर NCC कैडेट के प्रशिक्षण संबंधित सारी सामग्रियां उपलब्ध रहेंगी और NCC कैडेट इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उन्हें आंसर भी दिया जाएगा। तो यह बात हो रही है NCC की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें छोटे से बड़े हथियारों का परेड में सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। NCC की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है, इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि VSSUT के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसरो। तो इसरो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए VSSUT के साथ साझेदारी की है। और भारतीय अनुसंधान केंद्र वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पहला इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करेगी। और इस समझौते का उद्देश्य हाई एंड सिमुलेशन सिस्टम, स्टैटिक परीक्षण सुविधा और सॉलिड प्रोपेलेंट रिसर्च लेबोरेटरी जैसे परीक्षण सुविधाएं को विकसित करना है। तो यह बात हो रही है इसरो की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका और चेयरमैन है के शिवान। और इसका मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि VSSUT, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय है संबलपुर, उड़ीसा। और इसके वर्तमान चांसलर हैं गणेशी लाल, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के चांसलर गवर्नर ऑफ उड़ीसा होते हैं, यानी कि उड़ीसा के राज्यपाल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इसरो की। तो इसरो से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसरो ने ब्राज़ील का पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है। और हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को वर्ण कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसरो के द्वारा फर्स्ट महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट का निर्माण किया गया, जिसका नाम व्योमित्र है। और ह्यूमैनॉइड रोबोट, जिसका अर्थ होता है इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट। अगला क्वेश्चन है, ई-संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म पर टेली कंसल्टेशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो इस टेली कंसल्टेशन को मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है और यह राज्य का पहला टेली कंसल्टेशन है। और इसको शुरू किया गया है इम्फाल में मणिपुर के राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जयंत कुमार सिंह के द्वारा। अब राज्य के लोग इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराकर डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले सकेंगे। और इस टेली कंसल्टेशन में
30 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है मणिपुर की, जिसकी राजधानी है इम्फाल। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह, लोक नृत्य है मणिपुरी, त्यौहार है रासलीला, योसांग और लाई हरोबा, और भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। और गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य मणिपुर है। और हाल ही में मणिपुरी शहीदों की याद में पेट्रियोट्स दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजमार्ग प्राधिकरण। तो इस सिस्टम को राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली यानी कि परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम, जिसको विकसित किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। और इस सिस्टम के द्वारा कर्मचारियों के कौशल, कार्य निष्पादन, उनकी क्षमता तथा संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह भारत सरकार की एक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों की विकास और उनके रख रखाव पर ध्यान केंद्रित करना। स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के सहयोग से हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, 41वें जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस समिट की मेजबानी की गई है। और जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक का आयोजन 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और जीएसटी कानून के तहत राज्यों को पहले 5 वर्षों में राजस्व के नुकसान के लिए भुगतान की सहमति दी है। तो यह बात हो रही है जीएसटी की, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। यह भारत सरकार की एक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। अप्रत्यक्ष कर, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा कर जो आय या मुनाफे के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। तो निर्मला सीतारमण जी से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्होंने हाल ही में G20 समिट और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के गवर्नर्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इन्होंने हाल ही में गरीब, बुजुर्ग, असहाय और निम्न वर्गों के लिए गरीब कल्याण योजना शुरू की है। और वित्त मंत्री ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह हाल ही में कब संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 से 28 अगस्त। तो प्रत्येक वर्ष जल सप्ताह 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जल यानी कि पानी के महत्व के बारे में लोगों को बताना और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और इसे मनाने की घोषणा स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने 1991 में की थी। और इस बार का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन, और इसके कार्यकारी निदेशक है टॉर्नी होलमैग्रेन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 1 अगस्त पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस,
3 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त स्तनपान सप्ताह के रूप में, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 11 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, और 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, और 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस, और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया है, और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, 23 अगस्त दास्य व्यापार और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरीके लुकास। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से मैरीके लुकास को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड एक डच लेखिका हैं जिनके अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है जिसमें भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और लेखक को उनकी उत्कृष्ट अंग्रेजी लेखन में योगदान के लिए दिया जाता है, और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम, और पहला पुरस्कार मिला था पीएच नेवई को उनकी पुस्तक समथिंग टू आंसर फॉर के लिए, और अरबी भाषा में पहला पुरस्कार मिला है जोखा अल-हर्थी को 2019 में। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन है राधा भाटिया, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह अवार्ड उनकी पुस्तक लस्सी ऑफ इंडिया विद ए ट्विस्ट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनिस। तो ब्रायन ब्रदर्स टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो माइक ब्रायन और उनके भाई बॉबी ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, और इन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम, 9 एटीपी मास्टर्स के साथ साथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ब्रायन ब्रदर्स टेनिस से संबंधित हैं। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में, मुख्यालय है लंदन, यूके। इसके अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी, और मेंबरशिप है 211 नेशनल एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के रिटायरमेंट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन वाइट, स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कैसिलस, और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संन्यास लेने की घोषणा की है। जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होडिश और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेड़ाकोडी ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेल सेही। तो गेल सेही, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक लेखक और पत्रकार थी, और गेली सेही की सबसे अधिक बार बिकने वाली पुस्तक है पैसेज प्रीडिक्टेबल प्रोसेस ऑफ एडल्ट लाइफ, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी, और इन्हें नेशनल मैगजीन अवार्ड, अनफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रशस्त पत्र से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इसमें दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल लिशोबा,
जो कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। सेकेंड है अर्नोल्ड स्पिलबर्ग, जो एक प्रसिद्ध कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर थे और जिन्होंने GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और एंजेला बक्सटन, जो ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज मुकुंद। तो इस पुस्तक को थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पुस्तक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर आधारित है, जिसमें 1971 के भारत पाक युद्ध की रणनीति, 2018-19 के फील्ड मार्शल मानेकशॉ की निबंध प्रतियोगिता के कुछ चुनिंदा निबंध इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिसको लॉन्च किया है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। और इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो थल सेना प्रमुख हैं, एडमिरल करमबीर सिंह जो नौसेना अध्यक्ष हैं, और राकेश कुमार भदौरिया जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, और VR चौधरी जो वायुसेना के पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एडोब के साथ डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC। तो HDFC ने एडोब के साथ साझेदारी की है और HDFC बैंक ग्राहकों की गहरी समझ के लिए एडोब ऑडियंस मैनेजर में डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा और यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन के द्वारा संचालित है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। तो एडोब, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसके संस्थापक हैं जॉन वार्नोक और चार्ल्स गेस्क, मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA और चेयरमैन एंड CEO हैं शांतनु नारायण। और HDFC, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, संस्थापक है विभू वर्गीज, चेयरमैन है CM वासुदेव, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है HDFC बैंक की, जिसने हाल ही में सैनिकों के परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया है और जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टा ऑटो लोन सुविधा को शुरू किया है और किसान धन ऐप को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है IPL का आधिकारिक परीक्षण एजेंसी कौन नियुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, VPS हेल्थ केयर। तो VPS हेल्थ केयर IPL का आधिकारिक परीक्षण एजेंसी नियुक्त हुआ है। तो BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के इस संस्करण के लिए UAE आधारित स्वास्थ्य सेवा समूह के VPS हेल्थ केयर को आधिकारिक परीक्षण एजेंसी नियुक्त किया है और इस हेल्थ केयर को टूर्नामेंट की पूरी अवधि के लिए सभी खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी के सहायक कर्मचारियों और BCCI के कर्मचारियों के लिए कोविड-19 परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। तो VPS हेल्थ केयर जो मल्टीनेशनल हेल्थ केयर समूह है, स्थापना हुई थी 2007 में, संस्थापक है शमशेर वाइलिल और इसका मुख्यालय है अबू धाबी UAE। और BCCI, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत में क्रिकेट का संचालन करती है, स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, इसके अंतरिम CEO हैं हेमांग अमीन, मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, वीमेंस कोच हैं WV रमन और इसके सचिव हैं जय शाह। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IPL की। तो IPL
19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा और IPL के लिए स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को मिला है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।